हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद चाचा। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। हम पढ़ेंगे आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, अपने हार्ट के बारे में, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, आप सभी को एक बात तो बिल्कुल ही पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड पंपिंग का काम करता है, ठीक है। हमारा हार्ट ब्लड पंपिंग का काम करता है। लेकिन हम हार्ट का फेनोमेनन पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिसके लिए हमारा हार्ट काम करता है, यानी कि जिस ब्लड को पंप करने का काम करता है, वो ब्लड क्या है, एक्चुअली वो ब्लड है क्या, उसमें क्या क्या मटेरियल हैं, कैसे ब्लड बना है, क्या होता है ब्लड, उसकी जानकारी लेना पहले ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट को पढ़ने से पहले। फिर देखते हैं ब्लड क्या है भाई। ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ब्लड एक लाल कलर का द्रव्य है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, घूमता है। ब्लड इज रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, ठीक है। ब्लड लाल कलर का द्रव्य है जो हमारी बॉडी में घूमता है। इतनी सिंपल डेफिनेशन, इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे देखो, अब जो है कहने का मतलब हमने ये कह दिया कि ब्लड इज़ नथिंग बट ब्लड इज़ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ये कोई रेड कलर का लिक्विड है जो हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा है। लेकिन इस ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट को देखते हैं जिससे मिलकर हमारा ब्लड बना है। उस कंपोनेंट को देखते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, फिर WBC, RBC और प्लेटलेट। अब देखो प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा, ब्लड इज़ अ लिक्विड और अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड इज अ लिक्विड और अ फ्लूइड मैट्रिक्स। देख रहे हो, मतलब थोड़ा डिफिनेशन अब कॉम्प्लेक्स हो गई। यहाँ पे क्या बोला हमने कि रेड कलर का लिक्विड है, सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। अब हम बोल रहे हैं कि ब्लड इज अ लिक्विड और अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। अब मैंने क्या कह दिया कि ब्लड इज अ लिक्विड, यानी ये लिक्विड है या फिर ये फ्लूइड मैट्रिक्स है। फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? यानी ब्लड एक लिक्विड है, यानी कि एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, और वो फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। अब आप ये देखो कि मतलब प्लाज्मा को हम फ्लूइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और ये कलरलेस होता है और 90% इसमें वाटर होता है। कलरलेस होता है, 90% इसमें वाटर होता है। यानी कि जो हमारा प्लाज्मा है, जो हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो हमारे ब्लड का फ्लोइंग पार्ट है, यानी फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, जो द्रव्य है, वो क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो है वो कलरलेस है, और इसमें 90% क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। फिर देखते हैं कि ये लिक्विड पार्ट ऑफ द फ्लूइड ऑफ द ब्लड है, लिक्विड एंड फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है, ठीक है। फिर देखते हैं WBC, RBC क्या है और प्लेटलेट क्या है। अब देखो, बोल रहा है कि ये कुछ ब्लड है, तो ये फ्लूइड पार्ट क्या है? प्लाज्मा है, और यही फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स है। अब इस फ्लूइड मैट्रिक्स में WBC, RBC और प्लेटलेट होते हैं, ठीक है। जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। इस फ्लूइड मैट्रिक्स में, यानी ये जो ट्रांसपेरेंट है, ये जो 90% वाटर प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, मतलब चुभे होते हैं, धसे होते हैं, तैरते रहते हैं, जो भी आप बोल लो, कि इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स में WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं, ओके। फिर देखते हैं, अब ये जो WBC है, इसको ये एंटीबॉडीज़ बनाता है। मतलब कोरोना काल में सबको ही पता होगा कि भाई WBC की क्या अहमियत है हमारी बॉडी में, ठीक है। जिससे देखो उसे WBC की कमी हो रही थी और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा था। तो WBC क्या करती है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है। RBC क्या करती है? RBC ऑक्सीजन कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है। लंग्स से हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है वहाँ तक ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? RBC करती है। WBC क्या करती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। और प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स यानी ब्लड कोगुलेशन। आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था जो हमारा विटामिन K होता है, विटामिन K, वो ब्लड कोगुलेशन, अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड कोगुलेशन नहीं होता है।
तो और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये कौन, ये ब्लड कोगुलेशन कराती हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी, तो ब्लड कोगुलेशन नहीं होगी, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा। अच्छा, आपको एक बात बताया कि जो हमारी आरबीसी होती है उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, 4 से 4.5 महीने में वो उसकी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, आरबीसी मर जाती है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हर दिन हमारी बॉडी के लगभग 2 से 3 मिलियन आरबीसी मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उसका 4 गुना ज़्यादा हमारा बोन मैरो आरबीसी बनाकर तैयार करती हैं हर रोज़। इसीलिए जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम मतलब अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो भी निकले उसका 3 गुना तेज़ी से बोन मैरो हमारी बॉडी में उस रक्त की कमी, उस ब्लड की कमी पूरी करती है। ठीक है। अच्छा, इसकी लाइफ स्पैन कम क्यों होती है? इसकी लाइफ स्पैन इसलिए कम होती है क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियाई नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियाई नहीं होता है, ड्यू टू दिस आरबीसी की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। फिर आते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स जैसा हमने बताया ये ब्लड कोगुलेशन होता है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स हैं ये सब बनती कहाँ हैं? ये सब बनती हैं अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है भाई? बोन मैरो ये है, हड्डी बना लेते हैं कि जैसे ये हड्डी हुई। ठीक है, अब इस हड्डी में अंदर एक स्पंज लाइक मटेरियल होता है, जो लगातार अपने आप को प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी में इसके सेल्स बदलते रहते हैं। जैसे कि स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लेटलेट में बदलते रहते हैं, स्टेम सेल प्लेटलेट में बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है बोन मैरो। ठीक है, फिर देखते हैं ब्लड इज़ अ लिक्विड और फ्लूइड मैट्रिक्स। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है कि हाँ, देख लेते हैं। ब्लड इज़ अ लिक्विड और अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड एक लिक्विड है या फिर कह सकते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो कि प्लाज्मा है विद डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट। इस 90% वाटर कलरलेस प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं या फिर इनको कैरी करके चलता है। फिर देखते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना है? हार्ट ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ये बस ऐसे ही है। ये हमारा वाला हार्ट है ना, जो हम कागज़ पे बनाते हैं। हार्ट और ब्लड वेसल्स हार्ट और ब्लड वेसल्स को मिला के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। लेकिन ये ब्लड वेसल 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, थिक वॉल्ड होती है। वीन्स थिन होती हैं और कैपिलरीज भी थिन होती हैं। लेकिन ये थिक थिन का फंडा हमारा मेन डिफरेंस नहीं है कि अगर डिफरेंस पूछा तो आपने बोल दिया कि आर्टरीज थिक होती हैं, वीन्स थिन होती हैं, कैपिलरीज थिन होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसका मेन फंडा ये है कि जो आर्टरीज होती हैं और जो वीन्स होती हैं, वीन्स जो हैं वो पहले आर्टरीज देखते हैं। आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। आर्टरीज हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। वीन्स पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके लंग्स तक यानी हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, हार्ट तक पहुंचाती है। इसको याद करने का तरीका देखिए। आर्टरीज, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर ब्लड, आगे बढ़ा देना। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर ब्लड, आगे बढ़ा देना। वी फॉर वीन्स, वी से ब्लड वापस लेके आना। वी फॉर वीन्स, वी से वापस। वी फॉर वीन्स, वी से ब्लड वापस लेके आना। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर आर्टरीज और ए से ब्लड को आगे बढ़ा देना। अब आपको एक बात पता है कि जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो होती है ऑर्टा। ए से आर्टरी, ए से ऑर्टा। जो सबसे बड़ी वीन होती है वो होती है वेना कावा। वी से वीन, वी से वेना कावा। इससे ज़्यादा सिंपल तरीका मैं आपको क्या ही बताऊँ अब। आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज ये ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब ये पाइप्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी, मोटी मोटी जैसी भी होती हैं। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? ऑर्टा। सबसे बड़ी वीन कौन सी है? वेना कावा। आर्टरीज क्या करती हैं? आगे बढ़ाती हैं ब्लड को। कहाँ से बढ़ाएंगी? हार्ट से बढ़ाएंगी। वीन्स क्या करती हैं? वापस लेके आती हैं ब्लड को। कहाँ से लेके आएंगी? बॉडी से लेके आएंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा ये, हमारा दिल, हमारी धड़कन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक मस्कुलर सिस्टम से बना होता है। ये मतलब एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें बोन्स नहीं होती हैं। तो ये बात आपको सबको पता है कि हमारे हार्ट में कोई भी बोन नहीं होती। ये पूरा मस्कुलर ऑर्गन है और
हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि इसमें बोन्स नहीं होती, लेकिन ये टूटता हमेशा ही है, किसी ना किसी का आए दिन टूटता रहता है बेचारा, पता नहीं बिना बोन के कैसी टूट जाती है। फिर देखते हैं कि जो हार्ट होता है, इस हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, इस हार्ट में चैम्बर्स होते हैं। एक तो आर्ट्रियम चैम्बर होता है और एक वेंट्रिकल चैम्बर होता है, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। आर्ट्रियम के दो पेयर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। वेंट्रिकल के भी दो पेयर होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी एक पार्ट अगर हम देखें तो एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल, एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल, यानी राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, एज सिंपल एज दैट। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको ये पता है कि ये हमारा लंग्स, दो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है, दो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है, और ये क्लिंच्ड फिस्ट के बराबर होता है। यानी हमारा जो हार्ट है वो हमारी मुट्ठी के बराबर है, ठीक है। हमारा हार्ट यहाँ पर है, इधर इधर लंग्स है, और हमारा हार्ट हमारी मुट्ठी के बराबर है, ठीक है, मुट्ठी के शेप का है। और इसके लेफ्ट चैम्बर होता है, राइट चैम्बर होता है। राइट चैम्बर में क्या क्या, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो है ये यहाँ लंग्स के बीच में होता है, लंग्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा हार्ट, लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है। अब इस लंग्स के बीच से हम खींच के हार्ट को नीचे कर लेते हैं थोड़ा पढ़ने के लिए। फिर देखते हैं ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर से लंग्स से देखो जो रेड कलर का है, यानी खून लाल होता है ना, इसीलिए मैंने ये रेड कलर से बनाया है। तो जो रेड कलर का है, यानी कि ये लंग्स अपनी पाइप से इसमें लेफ्ट आर्ट्रियम में, ऊपर वाले वॉल्व में लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड भेजेगा, और इस लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से होते होते और यहाँ से निकल जाएगा। अब मैंने आपको वहाँ पर एक बात बताई थी कि जो मतलब कि आगे बढ़ा देती हैं, ए से आगे, ए से आर्टरीज। तो ये जो ब्लड आगे बढ़ा तो जाहिर सी बात है ये आर्टरीज होंगी। अब ये आर्टरीज कौन सी हैं? जैसे मैंने बताया, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर ऑर्टा। तो सबसे बड़ी आर्टरी ऑर्टा के थ्रू ये निकल गया ब्लड, ठीक है। अब ये ब्लड आया, फॉर एग्जांपल ये ब्लड आया, अब ये ब्लड आ रहा है, अब ये अलग अलग हो गया, अब ये और अलग अलग हो गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये हो गई हमारी कैपिलरीज। आप सोच रहे होंगे ना, हम तो ये कैपिलरीज भूल ही गए। कैपिलरीज यहाँ के लिए है कि ये यहाँ पे हो गई, ये हो गई हमारी कैपिलरीज, ठीक है। अब ये कैपिलरीज आगे जो है ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में जाएंगी, ब्लड पहुँचाएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगी, और जो वहाँ पे सेल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वेट कर रही थी वो उसका यूज़ करेंगी, और फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्या होगा, आप सबको पता है कि वी से ब्लड वापस, तो ब्लड वापस कौन लेके जाएगा, वेना कावा, ठीक है। सब वेना कावा, ब्लड यहाँ से ये मोटी मोटी वेना कावा निकल पड़ी, और ब्लड वापस लेके जाने लगी किधर, हार्ट की तरफ। कौन से हार्ट की तरफ, लेफ्ट से निकली थी, अब कहाँ जाएगी, राइट में जाएगी। लेफ्ट से निकली थी, कहाँ जाएगी, राइट में जाएगी, राइट आर्ट्रियम में जाएगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देगी। तो देखो यहाँ पे पहुँची, और ये हमारी मोटी मोटी दो वेना कावा हमें मिली, यहाँ पे इसको आगे ज्वाइन किया। एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है, देखिए ये आपको सबको पता है कि जो वीन्स होती हैं, यानी कि जो वेना कावा होती है, वीन्स सबसे बड़ी वीन्स कौन सी है, वेना कावा। वी से वेना कावा, वी से वापस, ठीक है। तो ये वापस लेके आ रही हैं। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है, ये कौन सी वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा। अब देखो जो अगर हम अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करें, अगर हम अपनी बॉडी को कैसे डिवाइड करें, दो पार्ट में डिवाइड करें, ये खच नहीं, थोड़ा नीचे कर दिया, यहाँ से करते हैं खच, थोड़ा नीचे ही है, कोई बात नहीं। तो अब देखो हेड हो गया, नेक हो गया, चेस्ट हो गया,
आर्म्स हो गए, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड कैरी करेगी वो सुपीरियर वेना कावा करेगी, क्योंकि ऊपर का पार्ट यानी कि जो ऊपर है वो सुपीरियर है, ठीक है, जो ऊपर है वो सुपीरियर है, तो उसको सुपीरियर वेना कावा लेकर जाएगी राइट आर्टरियम में। यहाँ वाला गंदा ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें O2 ना हो, मतलब CO2, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें O2 हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि जो हमारे सुपीरियर पोर्शन से यानी हमारे हेड आर्म्स चेस्ट नेक से जो ब्लड इकट्ठा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होके राइट आर्टरियम में गिरेगा वो लेके जाएगी सुपीरियर वेना कावा, और इन्फीरियर वेना कावा वो है जो इन्फीरियर पार्ट यानी लोअर पार्ट से हमारा ब्लड उठाकर राइट आर्टरियम में डालेगी, जैसे लेग, फीट, एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है। तो राइट आर्टरियम में देखो, राइट आर्टरियम में ब्लड आकर इकट्ठा हुआ, राइट आर्टरियम से ये खुला, राइट वेंट्रिकल में गिरा, राइट वेंट्रिकल से ये होते 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 कहाँ पहुँच गया, लंग्स में पहुँच गया। अच्छा, आपको पता है कि आपको एक सिंपल सी बात पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो पंपिंग का काम करता है, ब्लड पंपिंग का काम करता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये पंपिंग भी दो तरह से करता है, दो तरह की पंपिंग इसमें होती है, और दोनों पंपिंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। कैसे? आपको पता है कि एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। आपको ये जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, ये ब्लड को पंप करती हैं। कैसे ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती हैं होल बॉडी में, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऐसे पंप करी और आर्टा के थ्रू होल बॉडी में गया, लेकिन कहाँ नहीं गया? लंग्स में। तो ठीक है, तो क्या हमने सीखा कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करती हैं और ये होल बॉडी में जाता है एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। फिर जो ब्लड इकट्ठा होके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होके राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में आता है, वो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट फिर से पंप करता है, और पंप कहाँ होके ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाते हैं एक्सेप्ट होल बॉडी, ठीक है। मतलब पूरी बॉडी को छोड़ के, मतलब सिंपल कहने की बात है, जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है जब वो पंप करता है, एक पंपिंग होती है जब लेफ्ट पार्ट हमारा ब्लड पंप करता है तो होल बॉडी में गया, और फिर जब दूसरी पंपिंग हुई तो राइट पार्ट वाला ब्लड भेज देता है लंग्स में, यानी ये लंग्स में नहीं भेजता और ये बॉडी में नहीं भेजता। तो हो गई ना दो तरह से पंपिंग। तो बस अच्छा, आपको ये पता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर से पहले देख लेते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इस कॉन्ट्रैक्ट होने को और इस रिलैक्स होने को एक हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट होने को यानी कि जब हार्ट ने पंप किया तो पिचक गया, ठीक है, रिलैक्स्ड हो गया, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जब हार्ट फूला तो यानी पिचकने और फूलने को एक हार्ट बीट गिनते हैं। यानी एक बार ऐसे पंप हुआ और फिर रिलैक्स्ड हुआ, पंप हुआ और फिर रिलैक्स्ड हुआ, इसको वन हार्ट बीट कहते हैं, वन हार्ट बीट। और एक मिनट में ये हार्ट बीट कितनी होती है? 72 टाइम्स। बच्चा जानता है कि एक मिनट में हार्ट बीट 72 बार होती है, बट आपको ये पता है कि चाइल्ड्स में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में, इन्फेंट्स में ये कितनी होती है? 120 होती है, 120 पर मिनट, ठीक है, 120 पर मिनट। अब देखते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, उसकी नॉर्मल रेट, ब्लड प्रेशर यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब, उसकी नॉर्मल रेट क्या है? उसकी नॉर्मल रेट है 120 180, ठीक है, 120 180 इसकी नॉर्मल रेट है। और जो उच्चतम रक्तदाब है, उच्चतम रक्तदाब, लिख दूं हिंदी, उच्चतम रक्तदाब, और जो न्यूनतम रक्तदाब, उसको कहते हैं हाइपोटेंशन।
हाइपोटेंशन, पता नहीं मैं ये सब लिखना कैसे भूल गई, और इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो होता है 120 से 180, 120/180, और जो हमारा उच्चतम रक्तदाब होता है यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, और जो न्यूनतम रक्तदाब होता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। तो बस आई थिंक इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें मेरे भाई, शेयर भी कर दें। ठीक है, थैंक यू।